ट्रायल जज भी गायब है और FIA के जज, दोनों जज साहबान नहीं है, और जो ड्यूटी जज है वो भी नहीं है। पाकिस्तान में आईन और कानून नहीं है कि जज साहबान को गायब किया जाता है, उनको कहा जाता है कि जी जैसे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया तो आप गायब हो जाए। हमारा रिजर्व सीट्स का जो केस है उसको हम लोग परसू करेंगे। याया अफरीदी वो अच्छा जज है, आज हम अपील कर रहे हैं उसके पास, तुम अपनी बारी पे आओ चीफ जस्टिस, तुम्हारी बारी आएगी मुनीब अख्तर के बाद, आपके पास ऑप्शन है, इस वक्त कबूल मत करो, अपने वक्त पे कबूल करना, तुम्हारी इज्जत रह जाएगी कौम। आज तुम ये कबूल करोगे, सारी उम्र तुम्हें ये कौम एक यूजर पर समझेगी, इसलिए अपनी इज्जत बचाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। जस्टिस याया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए हैं, लेकिन इनके साथ ही 3 नए सवालात पैदा हो गए हैं और ऐसा महसूस होता है कि ये 3 नए सवालात एक नया बुहरान भी पैदा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। पहला सवाल यह है कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब इस्तीफा नहीं देते तो फिर 8 रुकनी एक ग्रुप है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर होगा, और क्या उसकी मौजूदगी में याया अफरीदी साहब कोई आज़ाद फैसला कर सकेंगे या नहीं करेंगे, ये एक सवाल है और ये एक बुहरान भी है। इसके साथ साथ अगर आईनी बेंच की तरफ सारे केस रेफर किए जाते रहेंगे, जिस तरह पिछले 2 दिनों से जो भी केस आ रहा है, और जजीज ये कह रहे हैं कि क्योंकि इसके अंदर आईन इन्वॉल्व है लिहाजा ये आईनी बेंच में जाएगा, तो अब अगर ये 50,000 केसेस उधर रेफर हो जाते हैं तो फिर इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का क्या काम होगा और आईनी बेंच के ऊपर क्या लोड नहीं हो जाएगा, और ये भी एक बुहरान है जो आने वाले दिनों में ज़ाहिर डिस्कस किया जाएगा। और अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रहते हैं तो फिर सीनियर प्योनी जज कौन होगा? क्या वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे? अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे तो वो चीफ जस्टिस से सीनियर होंगे, तो ये भी एक क्राइसिस है जो जाहिर है गवर्नमेंट ने यकीनन उसके बारे में कोई ना कोई हल सोचा होगा। क्या हल हो सकते हैं और आने वाले दिनों में कहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दोबारा बुहरान का शिकार तो नहीं हो जाएगी? हमारे प्रोग्राम का जो पहला हिस्सा है इस पे मुश्तमिल है, जबकि दूसरे हिस्से में हम बुशरा बीबी पे बात करेंगे। उनकी रिहाई का हुक्म जारी हो चुका है और साथ ही ये भी एक इंप्रेशन आ रहा है कि बुशरा बीबी शायद एक डील के जरिए बाहर आ रही हैं। क्या वाकई डील है? इसके ऊपर हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। पहले हिस्से में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं हसन इकबाल साहब, वफाकी वजीर भी हैं और उस 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा भी हैं जिससे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का फैसला किया था। हसन साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये फरमाइए सर, आपके ऊपर एतराज ये है कि जब आपके पास एक सीनियर जज थे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, फिर उसके बाद दूसरे सीनियर जज से मुनीब अख्तर साहब, तो तीसरे जज को चीफ जस्टिस बनाने की क्या जरूरत है? बहुत शुक्रिया जावेद अली साहब, बड़ा अच्छा सवाल है चूंकि ये इशू कई जगह पे PTI की तरफ से रेज किया गया है। पहली बात यह है कि जो अगर हम हालिया तारीख पे नज़र डालें तो ये बात सामने आती है कि जो खाली सीनियर मोस्ट जज के चीफ जस्टिस की तकर्री थी, ये तजुर्बा कोई बहुत अच्छा वाकया नहीं हुआ हमारे लिए, और एक तसलसल है सीनियर चीफ जस्टिस का जिसने पाकिस्तान को बहुत नुकसान दिया। और ये सिलसिला अगर आप साकिब निसार साहब से शुरू करें, इसके बाद आप देखिए उनके बाद जो सीनियर मोस्ट एक जजों में आए खोसा साहब आए, फिर उसके बाद बीच में गुलजार साहब आए और उमर बंदियाल साहब आए। ये सारे जो है एक तसलसल थी, और बल्कि ये बात भी लोगों ने कही कि अगले 10 सालों के लिए जो जजेस की प्रमोशन या उनकी एलिवेशन की गई वो इस बुनियाद पे की गई कि एक मखसूस सोच के जज साहबान जो हैं या एक लेगेसी को प्रोटेक्ट करने वाले जज साहबान हैं वो चीफ जस्टिस के तौर पे आते रहे। और ये लेगेसी किसकी है? ये साकिब निसार साहब जी। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान हो गया था, और इसकी आप देखिए वजह से हालिया सालों में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़ी पोलराइजेशन हो गई थी, धड़ेबंदी हो गई थी, जो हमने कभी कम देखा है, एक आध मौके पे हुई है लेकिन ज्यादा नहीं इसको देखने में मौका मिला। तो अगर आपके इंसाफ की सबसे बड़ी अदालत के अंदर धड़ेबंदी हो, ग्रुप बंदी हो, तो उस मौके पर आपके सामने ये सवाल है कि हम इस इदारे को क्या इस पोलराइजेशन में ही धकेल दें या उससे निकालें। अब ये जो सवाल है कि 3 जजेस का पैनल क्यों बनाया गया, उसमें से तीसरे नंबर को क्यों चुना गया, देखिए इसकी बहुत सारी नज़ीरें मौजूद हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही का फैसला और उनकी राय थी
कि जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की तयनाती है वो सिर्फ सीनियरिटी पे नहीं होगी, वो फिटनेस भी देखी जाएगी कि अहलियत है उस जॉब के लिए कि नहीं। और बहुत सी ऐसी मिसालें हैं कि जहां हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, अभी जो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की तीसरे नंबर पे थे, वो तीसरे नंबर पे थी, तो उस पर तो कोई शोर नहीं मचाया गया, ना हामिद खान साहब ने इतराज किया ना किसी और ने किया। इसी तरह जो जैसे याहिया अफरीदी साहब ने किया था इसके ऊपर एतराज। जी अच्छा, इसी तरह जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की एलिवेशन हुई हाई कोर्ट से, चाहे वो सिंध से हुई या पंजाब से हुई, कई मौकों पे दूसरे या तीसरे नंबर के जूनियर जज को दो सीनियर मोस्ट को छोड़ के सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट कर लिया गया, उस पर भी किसी ने इतराज नहीं किया। तो इस बात की नज़ीर मौजूद है कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से जो तीसरे नंबर के जज हैं, या उन्हें हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया या उन्हें सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया गया। तो अगर यही असूल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के लिए लागू होता है तो मैं इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं अच्छा, वैसे जो पार्लियामानी पार्टी थी उसमें से कुछ लोग थे जो ये कह रहे थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को बना देते हैं, कोई हर्ज नहीं होता। देखिए, जो उस कमेटी की प्रोसीडिंग्स हैं वो इन कैमरा हैं और हम सब एक ओथ के नीचे हैं कि हम उसको डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन ये बात सेफली कह सकते हैं कि जो 2/3 अक्सरियत है उसने याहिया अफरीदी साहब की तौसीक की। और मैं समझता हूं कि जो एक बड़ा अगर आप क्राइटेरिया क्या, जी मैं आपको बता, अगर आप उन सब के बायोडेटास देखें, और हमने भी बड़ा इस बात को नोटिस किया कि तकरीबन उनके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और उनकी जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें बहुत मामूली फर्क है। तीनों HSN कॉलेज के पढ़े हुए हैं, सही। तीनों जो हैं, 2 ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है और 1 ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, तो लिहाजा उस लिहाज से तो ठीक है। लेकिन जो चीज़ फैसला कौन मैं समझता हूं कि फ़र्क हम देख सकते हैं वो ये है कि जो पहले 2 जज हैं वो आपको अदलिया में पोलराइजेशन का हिस्सा नजर आएंगे, जबकि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को सब ने नोट किया कि ये किसी किस्म की पोलराइजेशन में शरीक नहीं रहे, बल्कि ए पॉलिटिकल रहे हैं, खालिसतन इनका प्रोफेशनल कॉन्डक्ट रहा है। और हम सब की ये राय थी कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को ऐसी शख्सियत की जरूरत है जो हीलर हो सके, जो इस ग्रोह बंदी को और पोलराइजेशन में कमी लाने के लिए अपना किरदार प्ले। लेकिन सर, अगर 8 जज वो रहते हैं इसी तरह तो पोलराइजेशन तो फिर रहेगी। दूसरी साइड पे 7 जज होंगे, 8 जज इस साइड पे होंगे, जैसे मंसूर अली शाह साहब, मरीन अख्तर साहब अगर इस्तीफा नहीं देते तो फिर तो क्राइसिस रहेगा, बल्कि क्राइसिस बढ़ जाएगा। देखिए, अगर उस ग्रुप बंदी में से किसी को चीफ जस्टिस लगा दिया जाता तो फिर तो और ये ज्यादा शार्प हो जाती पोलराइजेशन। अब इस बात का इम्कान है कि जो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की शख्सियत है और जो उनका माजी है और जो उनकी लीडरशिप है उसमें इंशाल्लाह हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस पोलराइजेशन में कमी आएगी और सुप्रीम कोर्ट का इदारा एक इदारे के तौर पे हार्मनी के अंदर काम करेगा इंशाल्लाह। लेकिन सर देखिए, 8 जजेस अगर हों वहां पे और इस साइड पे 7 जजेस हैं और उनमें से भी बल्कि काजी फायज ईसा साहब निकल गए और अब उसके बाद जो तवाजन है वो बिगड़ चुका है, तो एक साइड पे अगर दूसरे मौकफ के जजेस होंगे तो पोलराइजेशन चलेगी। सुप्रीम कोर्ट वो इदारा नहीं है कि जिसमें हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार की तकसीम होनी चाहिए। वो आपने जो फैसला इस बुनियाद पे किया ना, मेरा मकसद है कि वहां पर इस चीज को खत्म करना है, इस चीज को तकवीयत नहीं देनी है, हमने इस चीज को खत्म करना है। और मुझे पूरा यकीन है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की जो शख्सियत है वो एक हीलर के तौर पे सुप्रीम कोर्ट, तो आप डिपेंड कर रहे हैं जस्टिस याहिया अफरीदी साहब पे, उनकी लीडरशिप पे कि वो सबको कायल करके अपनी तरफ ले आएंगे या न्यूट्रल कर लेंगे। जी, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट एक इदारे के तौर पे ज्यादा हार्मनी के साथ काम करेगा और उसमें पोलराइजेशन को कम करने में मदद मिलेगी उनकी अपॉइंटमेंट से। अच्छा, ये फरमाइए सर, ये अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और मरीन अख्तर साहब दोनों रिजाइन नहीं करते तो सीनियर जज कौन होगा फिर यहाँ पे? वो जो सीनियर होंगे वो इनसे ज्यादा सीनियर होंगे चीफ जस्टिस से। ये तो लॉ डिवीजन इसका फैसला कर सकता है। क्राइसिस है, आपने ये सोचा नहीं था उस वक्त? नहीं, कोई ऐसा क्राइसिस नहीं है, कोई ऐसा क्राइसिस नहीं है। जो भी लॉ के मुताबिक आई थिंक इसका बेस्ट जज सुप्रीम कोर्ट के अंदर रजिस्ट्रार और चीफ जस्टिस मिलकर फैसला कर लेंगे। देखिए, आपका ख्याल ये था आर्मी की तरह, जिस तरह जब सुपरसीड हो जाते हैं तो घर चले जाते हैं, लेकिन ये तो आर्मी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, यहाँ पे हर जज इंडिविजुअल होता है। जी जी। और अगर वो रिजाइन नहीं करता तो आप उसको कह नहीं सकते, ना यहाँ पे रवायत है ना पाबंदी। हमने तो कतन ये सोच के फैसला नहीं किया कि जो पहले 2 जज साहबान है वो इस्तीफा दे देंगे। ये आपको सोच के करना चाहिए था, ये क्राइसिस हक है, उनका हक है कि अगर वो सुपरसीड होने के बाद अपना काम कर जारी रखना चाहते हैं, गुड इनफ, उसमें हमें तो कोई इतराज नहीं है। तो ये तो उनकी अपनी चॉइस है, इसमें हमारे पेश नज़र कोई ऐसी बात नहीं है कि वो रिजाइन करें या ना करें। वैसे आपका मशवरा क्या है उनके लिए?
नहीं, ये हर बंदा अपने लिए खुद बेहतर सोच सकता है। इफ आई वर इन देयर प्लेस आई वुड प्रॉब्ली थिंक ऑफ रिजाइनिंग, क्योंकि आप के लिए एक थोड़ी सी एम्बेरसमेंट होती है कि अपने जूनियर के मतहत काम करें, बट अगेन एज आई सेड इट इज ए पर्सनल चॉइस, हर किसी की अपनी चॉइस है। ओके, अब एक उन्होंने एक जुडिशल कमेटी भी बनानी है जिसने आगे जाके बेंचेस का फैसला करना है, और उसमें भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे और उसमें भी मुनीब अख्तर साहब होंगे। तो एक मेरा ख्याल है एक क्राइसिस को समेटते समेटते 4-5 और क्राइसिस पैदा कर नहीं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ऑल्सो गो लॉन्ग वे, और इनकी बड़ी पुरानी आपस में एसोसिएशन है, और जहाँ तक मेरी मालूमात है लाहौर में पार्टनर भी रहे, ये एक लॉ फर्म में जस्टिस अत्तर मनल्ला, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे। फिर इनकी दोस्ती भी बहुत है, बहुत करीबी ताल्लुक है, तो मुझे इसलिए यकीन है कि हम उस चीज़ से पीछे की तरफ आएंगे और आपस में एक हारमनी होगी और एक टीम के तौर पे सारे काम करेंगे। मैंने ब्रेक लेनी, लेकिन सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो नया फिनोमेना आ रहा है वो ये है कि कल भी एक केस था और उस केस के बारे में ये कह दिया गया कि जी हम इसको लंबी तारीख दे रहे हैं क्योंकि इसके अंदर आइन इन्वॉल्व है, तो ये आइनी बेंच ही देखेगा। आज भी सिर्फ 8-9 एम्प्लॉइज का इशू था और उसके बारे में कहा गया क्योंकि इसके अंदर भी आइन इन्वॉल्व है तो ये भी आइनी बेंच देखेगा। तो कहीं ऐसा ना 50,000 केसेस वहां पे जमा हो जाए। छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक के दौरान जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। सर, ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का एक केस था, आज उसके 7 मुलाजमीन का केस था और हाई कोर्ट से फैसला हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाकर उसको चैलेंज किया गया था और वहां पे आज और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी उसके अंदर बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि क्योंकि ये आइनी इशू है तो अब ये केस भी आइनी बेंच ही देखेगा। और कल एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त थी, उसके बारे में भी ये फैसला हुआ। हर चीज के अंदर आइन इन्वॉल्व होता है, तो ये ना हो कि 50,000 केसेस उधर चले जाए। देखिए, मेरा ख्याल है कि ये चीज़ जब भी कोई आप नई चीज़ लेकर आते हैं, शुरू में एक थोड़े से टीदिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन आई एम श्योर कि इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट अपनी सतह के ऊपर वज़ा कर लेगी, इसके रूल्स बन जाएंगे कि किस नौयत के केसेस कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में जाएंगे, किस किस्म के केसेस जो हैं वो नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट के अंदर आएंगे। तो अभी ये कबल वक्त है, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला ये सारे मसाइल जो हैं आहिस्ता आहिस्ता रफा हो जाएंगे, चूँकि अभी एक नई चीज़ है, उसके अंदर थोड़ी एम्बिग्विटी होती है, लेकिन जब इसके क्लियर कोई रूल्स बन जाएंगे कि किस तरह के केसेस उधर जाने हैं, किस तरह के उधर जाने हैं, तो फिर क्लियर हो जाएगा। अच्छा, वैसे आईनी बेंच का फैसला आपने कर लिया है कि वो चीफ जस्टिस साहब ही करेंगे या फिर जो आपकी जुडिशल कमेटी है, कमीशन है, वो करेगा? कौन होगा, किस तरह होगा, कितने लोग होंगे? जी देखिए, उसमें तो तैयार हो जाए। ये जो आईनी तरमीम की गई है उसके अंदर आईनी बेंच का भी जिक्र है, उसका तरीक़ाकार भी है और आइन का जो पूरा फ्रेमवर्क दिया गया उसके मुताबिक इंशाल्लाह जैसे ये चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का मसला बखूबी मरला हो गया है, इसी तरह जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है वो भी इंशाल्लाह बन जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि इससे हमारे निज़ाम अदल में मजबूती आएगी। देखिए, ये जो माजी के सियासी फैसले हैं, इन्होंने निज़ाम अदल को बहुत मुतनाज़ बनाया और उसमें कई दफ़ा ये ख्याल आया कुछ सूबों को कि जी हमारे जज नहीं थे तो हमारे किसी लीडर को सज़ा हो गई, कभी किसी को और कोई शिकायत हुई। फिर देखें ये किस किस्म के फ़ैसले थे जो नवाज शरीफ साहब की नाअहली थी। अब तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान गवाहियाँ दे रहे हैं कि वो गलत फ़ैसला था और आपने देखा उसने मुल्क को कितना बड़ा नुकसान दिया, मुल्क ने कितनी बड़ी कीमत अदा की उस एक तब्दीली की जो अच्छा भला हंसता बसता मुल्क था 2017 में। नवाज शरीफ साहब को महज एक अपनी पसंद नापसंद पे या अपनी बेगमात या बच्चों के कहने पे न उनकी पसंद या उनको खुश करने की खातिर नाहल करके हमने पाकिस्तान को कितना पीछे फेंक दिया, पूरा तरक्की का सफ़र तोड़ दिया, चाइना के साथ ताल्लुकात दाव पे लगा दिए, सीपैक तबाह कर दिया। फिर हमजा शहबाज शरीफ की जब हुकूमत थी तो उसको ख़त्म करने के लिए और पीटीआई को दोबारा इक़्तिदार देने के लिए आइन पूरा तब्दील कर दिया गया, जो अदम एतमाद की क्लॉज है उसको साक़ित कर दिया गया। क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो आइन को तहरीफ करे, आइन तब्दील करे? खैर, अगर आप ये देखें कि जस्टिस इरशाद हसन खान साहब ने तो जनरल परवेज मुशर्रफ को ये इख्तियार कलम दे दिया था, जी आप आइन में जो चाहें लिख लें। जो काम सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती कि आइन तब्दील नहीं कर सकती, वो किसी को तब्दील करने का इख्तियार कैसे दे सकती है? ये वो फैसले थे कि जिनकी वजह से हमारी अदलिया पर बहुत
नुक्ताचीनी भी होती थी और उसका किरदार भी मुतनाज़ होता था। अब अगर एक आइनी कोर्ट होगी जिसमें तमाम सूबों की नुमाइंदगी होगी, ये फेडरेशन के लिए भी ज़रूरी है। और फिर मैं समझता हूँ कि ये जो तनाज़ात सुप्रीम कोर्ट के गले पड़ते थे उससे भी सुप्रीम कोर्ट निकलेगी, और सुप्रीम कोर्ट अपने असल काम पे कि निज़ाम अदल को डिस्पेंस करे, जो आखिरी फैसले हैं वो जल्द अज जल्द हों, वरना लोग जेलों में मर जाते थे, सुप्रीम कोर्ट में अपीलें पड़ी रहती थीं। तो इस चीज़ को भी तेज करने में मदद मिलेगी। अच्छा, मियां नवाज शरीफ साहब के थोड़ा सा मेरा ख्याल है उनकी फिलॉसफी के अंदर तजाद नजर आ रहा है कि जब जनरल आसिम मुनीर साहब की तैनाती थी तो उस वक्त मियां साहब ये कहते थे कि सीनियर मोस्ट जनरल जो है उसको आर्मी चीफ होना चाहिए, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वक्त आया जो उससे भी आर्मी से भी सुप्रीम इदारा है, तो वहां पर आप कह रहे हैं जी कि अगर तीसरा चौथा पांचवा छठा जज भी हो सकता है, कोई बन सकता है, फर्क कोई नहीं है। नहीं, तो पहले 3 के अंदर किया गया ना, और इसमें जैसे मैंने 5 तक तो जाना चाहते थे आप, लेकिन मौलाना नहीं माने, 3 पे किया। और इसमें जैसे मैंने आपसे गिनाए नाम सारे कि हमारा माजी हाल का तजुर्बा है कि जो सीनियर मोस्ट जजेस थे, और जब आपको ये नजर आ गया हो कि इनकी अपॉइंटमेंट्स में एक मखसूस लॉबी ने इस तरह की स्टैकिंग की है कि हमारी जो तसलसल है लेगेसी की वो जारी रहे, हमारी जो कंट्रोल है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बरकरार रहे, और इसमें कोई बीच में ब्लॉकेड ना है। तो अब एक अगर इतना बड़ा डिज़ाइन आपके सामने आ जाए कि एक मखसूस सोच के जज साहबान को लगाने के लिए, एक मखसूस ताल्लुक के साथ लगाने के लिए मैनिपुलेशन की गई हो निज़ाम में, तो वो निज़ाम इस्लाह का तकाजा तो करता है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साथ क्यों नहीं दिया आपका? पहले पार्लिमानी कमेटी के अंदर थे, फिर वो दूसरी 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी के अंदर भी थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मुसवदा भी तय करते रहे, आपके साथ भी करते रहे, फिर उन्होंने वोट क्यों नहीं दिया आपको? देखिए, मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ अभी तक ये समझ नहीं पाई कि उसने क्या करना है, कंफ्यूज्ड है। और ये कंफ्यूज्ड आज से नहीं है, उस दिन से कंफ्यूज्ड है जिस दिन से तहरीक अदम एतमाद इमरान खान साहब के खिलाफ कामयाब हुई थी। अगर ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद असम्बलियों में बैठे रहते, इस्तीफ़ा ना देते, तो यकीन करें हमारे लिए वो 16 महीने दोज़ख के 16 महीने बना सकते थे। उन्होंने फ्री राइट दे दी हमें, इस्तीफे दे के बाहर चले गए, हम आराम से कानून साजी करते रहे, असम्बली चलाते रहे। फिर आप देखिए कि अगर तहरीक इंसाफ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें ना तोड़ती तो इलेक्शनों तक उनको 2 मोर्चे, बड़े बड़े मोर्चे, और पंजाब खास तौर पे जो मेन बैटल ग्राउंड है उसमें उनके पास इंतजामी छतरी होती और वो बहुत सारी चीज़ों से बच सकते थे। अपने हाथों से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें तोड़ दी। इसी तरह आप और कई मौक़ों पे जो सुप्रीम कोर्ट में केस गया इनके इंतखाबी निशान का, 2.5 साल से इलेक्शन कमीशन इन्हें कह रहा था कि आपने अपने पार्टी के इंतखाब नहीं कराए, आपका बल्ला जा सकता है, आपकी रजिस्ट्रेशन खत्म हो सकती है, अब कराएं। किसने इनको रोका हुआ था? नहीं कराई। नतीजा क्या है कि इलेक्शन में अपना इंतखाबी निशान खो बैठे। फिर इसी तरह केस लड़ने की खातिर जब केसों की बारी आई, वकीलों का फैसला नहीं कर पाए कि वकील कौन होगा। हर चीज में अब आप एक तरफ जो है आईनी तरमीमी जो बिल है उसके अंदर हिस्सा भी ले रहे हैं, आप असेंबली में भी मौजूद हैं, आप उसके ऊपर डिबेट भी कर रहे हैं, आप उसके ऊपर वोट भी कर रहे हैं, फिर आप कहते हैं हम इसको मानते नहीं, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। फिर जब चीफ जस्टिस की कमेटी बनती है आप उसके लिए नाम भी दे देते हैं और फिर कहते हैं नहीं जी नाम तो हमने दे दिया, हम इसमें शरीक नहीं होंगे। आप वहां पर आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू रिकॉर्ड कराएं। तो लिहाजा पीटीआई को यह फैसला करना है कि उसमें फैसले कौन करेगा, उसने तर्ज सियासत क्या अपनाना है। कभी वो शुमाल की तरफ जाते हैं, फिर वो जनूब की तरफ मोड़ जाते हैं। कभी वो कहते हैं हम इस चीज़ का हिस्सा बनेंगे, अगले लम्हे उन्हें ख्याल आता है इस चीज़ का हिस्सा नहीं बनना। तो एक इतनी कन्फ्यूज्ड पार्टी किस तरह पाकिस्तान को जो इतने दरपेश चैलेंजेस हैं उनसे निकाल सकती है। ये तो मैं समझता हूँ कि मजीद आपको पता है 3 साल हुकूमत में रहे, कहते रहे कि जी हम तो सीख रहे थे, हमें तो पता चल रहा था हुकूमत कैसे चलानी है। अच्छा, वैसे आप हमेशा अखलाकियात की बात करते हैं और बल्कि पूरी पार्टी आपकी अखलाकियात की बात करती है, मियां नवाज शरीफ साहब भी अखलाकियात की बात करते हैं, लेकिन सेनेट के अंदर आपने दूसरे लोगों के वोट डलवाए और उनको अब मुस्ताफी होना पड़ रहा है। और कौमी असम्बली में भी आपने 9 MNS का बंदोबस्त किया हुआ था, 5 आ गए, 4 रिजर्व में रखे हुए थे, अब उनको नोटिस चल रहे हैं। तो आप ये समझते हैं कि अखलाकी तौर पर ठीक किया आपने? देखिए, पहली बात यह है कि जो तहरीक अदम एतमाद हुई उसमें अगरचे PTI के बहुत सारे लोग जो मुनहरफ थे PTI से, वो वोट देना चाहते थे, हमने उनका वोट नहीं लिया और हमने सिर्फ जो PTI की इत्तेहादी जमातें थी उनके वोटों के साथ अपनी तादाद पूरी की और क्लीन 2022 में हमने क्लीन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया ताकि कोई ये ना कह सके कि इसमें हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। इसी तरह जो सेनेट के अंदर वोट हुए
वो एक पार्टी ने वोट किया, उसमें कोई पीटीआई का मुनहरिफ रुकन नहीं था कि जिसने वोट किया हो। लेकिन वो पार्टी के नहीं है सर, पार्टी नहीं तस्लीम कर रही है, वो आपने नोटिस दिया उनको। नहीं, लेकिन आप वो देखें ना कि उन्होंने खुद एज ए पार्लियामानी पार्टी फैसला किया, पार्लियामानी पार्टी ने भी फैसला, ये बंदयाल साहब ने ये भी तो कहा था ना कि पार्लियामानी पार्टी फैसला करेगी या सदर करेगा। जब फिर कौमी असेंबली में आप देखिए कि जो वोट जिन लोगों ने दिए उन्होंने अपनी आजाद हैसियत के साथ वोट दिए, उन्होंने ना पीटीआई ज्वाइन की हुई थी ना उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन की हुई थी। आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे जो आजाद रुकन असेंबली है उसके ऊपर कोई बंदिश नहीं है कि वो वोट किस तरह देगा, वो अपनी मर्जी के साथ वोट दे सकता है। इलेक्शन कमीशन की वजह से हुआ ना सर, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ गया कि इन सबको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कंसिडर किया जाए, इलेक्शन कमीशन ने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, 39 को तस्लीम कर लिया, 41 को रख दी। नहीं, देखिए वो तो उन्होंने कहा गया ना कि ज्वाइन करें, चॉइस दी गई कि आप ज्वाइन करें। कुछ लोगों ने पीटीआई ज्वाइन कर ली, कुछ ने सुन्नी इत्तेहाद ज्वाइन कर लिया, कुछ ने किसी को भी ज्वाइन नहीं किया। ठीक, जिन्होंने किसी को ज्वाइन नहीं किया वो तो आजाद है ना, और वो आजाद तो वोट दे सकते हैं। उनको आप ये नहीं कह सकते कि आपने तोड़ के पीटीआई से वोट ले लिया या सुन्नी इत्तेहाद से तोड़ के ले लिया। कोई पीटीआई का या सुन्नी इत्तेहाद का मेंबर नहीं है कि अगरचे उनमें से बहुत से लोग खां थे कि हम वोट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमने उनका वोट नहीं लिया, हमने सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी जी बिल्कुल तैयार थे। कितने लोग थे वैसे? काफी थे, 10 थे, 15 थे, 20 थे, 15-20 के करीब थे। 15-20 लोग आपको वोट देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, पार्टी छोड़ के। जी और उन्होंने कहा पार्टी भी छोड़ देते हैं। जी बिल्कुल। वजह इसलिए कि मायूसी है, वहां पे मायूसी है, उन्हें मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। देखिए इमरान खान साहब की जिद ने पूरी पार्टी को एक बंद गली में ले जाके खड़ा कर दिया। ठीक। और अब उनके जो कारकुन हैं या उनके जो लोग हैं उनके अंदर मायूसी आ रही है कि ये जिद के ऊपर और एक हर चीज पे नो नो नो, ना आप किसी से बैठने के लिए तैयार है ना किसी से बातचीत करने के लिए तैयार है। तो एक तने तनहा आप कोई सियासी किंग कॉन्ग तो नहीं है कि जिसके साथ आप पूरे निजाम को तोड़ फोड़ देंगे। तो इसलिए अब वहां पर भी लोगों में मायूसी आ रही है कि ये जो तर्ज सियासत है ये आहिस्ता आहिस्ता उनको एक तरह गुमनामी की तरफ ले जाएगा। तो वो अपने मुस्तकबिल के लिए चाहते हैं कि जो मेन पार्टीज हैं उनके साथ अपना राव रस्म बढ़ाएं। ठीक, ऐसा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खासा यहाँ पे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ होंगे। 2 इश्यूज होंगे, बुशरा बीवी बाहर आ रही हैं, शायद वो पार्टी की क़यादत कर रही हैं और एक परसेप्शन ये क्रिएट हो रहा है कि शायद उनकी कोई डील हुई है क्योंकि उनको आसानी से जेल से बाहर आने की इजाजत भी दी जा रही है और मजीद उनके खिलाफ कोई केस भी नहीं हो रहा। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 4 और MNAs को नोटिस जारी कर दिया। आखिर उनका क्या कसूर था? छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हजरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अली मोहम्मद खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। अली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बुशरा बीबी की रिहाई आपको मुबारक हो। ऐसा लगता है कि कल वो बाहर आ रही हैं लेकिन उसके साथ ही इंफॉर्मेशन ये आनी शुरू होगी कि उनकी कोई डील हो रही है और उसकी खास निशानी ये है कि इससे पहले भी उनकी जमानतें हुई लेकिन उनको रिटेन किया गया जेल में और इस बार उनको रिटेन नहीं किया जा रहा, उनके खिलाफ कोई नया केस नहीं बन रहा, उनको सेफली बाहर जाने की इजाजत दी जा रही है और साथ वो पार्टी की क़यादत भी करेंगी। तो क्या ये वाकई कोई डील का नतीजा है? जी बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। चौधरी साहब, सबसे पहली बात तो मैं इस बात की भरपूर इस पर मजम्मत करूंगा और इसको बहुत बुरा कहूंगा कि घरेलू खातून को इतने दिन जेल में रखा और मैं समझता हूं कि उन्होंने अपनी वफा निभाई है। लेकिन जिस तरह आज उनकी बेल होने के बाद उनको नहीं बाहर आने दिया, बहुत ज्यादती की है क्योंकि उनकी फैमिली, उनके बच्चे भी उनका इंतजार कर रहे थे और सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतनी तवील एक सब्र आजमास जेल के बाद वो निकल आएंगी बाहर, लेकिन इंशाल्लाह कल निकल आएंगी। बाकी जहां तक आप ये दूसरी बात कर रहे हैं, मैं सुन के मुझे बड़ा दुख हुआ कि लोग इस तरह की बात कर क्यों रहे हैं। देखें, या तो फिर कोई अगर डील करता है, कोई इस तरह का गलत काम करता है, उसको क्या जरूरत है महीनों उधर रहने की और अपने आप को तबाह बर्बाद करने की। जिन्होंने डील करनी थी, जो निकलने भागने वाले लोग थे, आपने देखा 9 मई के बाद हफ्ते 2 हफ्ते में तो निकल गए सारे। तो इस तरह तो फिर किसी को भी आप कहते हैं। मैं भी 7 मरतबा गिरफ्तार हुआ
हाई कोर्ट के हुक्म से मैं निकला, फिर आप मुझे भी ये कहें, फिर किसी और को भी, शहरयार खान अफरीदी को भी ये कहें, फिर आप असद कैसर साहब को भी ये कहें, फिर पंजाब से हमारी लीडरशिप में से कुछ लोग निकले हैं, तो ये गलत है। हाई कोर्ट से उनकी बेल हुई है और अदालतों से उनकी जमानतें हुई हैं, हमें से बहुत से लोग तकलीफ सहने के बाद अदालतों से निकले हैं, तो ये कहना फिर वो सियासी खातून भी नहीं है, वो घरेलू खातून है, वो उनका सियासत से कोई ताल्लुक भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि उनको अपने हिस्से से ज्यादा तकलीफ पहुंची है, उनको अब रिहाई में रोड़े ना अटकाए जाएं, उनको घर जाने दें, घरेलू खातून है। अली साहब, ये फरमाइएगा, क्या वो पार्टी के अंदर एक्टिव रहेंगी, और अगर बाहर निकल के पार्टी में एक्टिव हो जाती हैं और वो फैसले करने शुरू कर देती हैं तो ज़ाहिर बाकी सब लोग इररेलेवेंट हो जाएंगे, फिर ये वाकई साबित हो जाएगा कि वो एक एजेंडा लेके जेल से बाहर है। और अगर वो घर पे रहती है और वो पॉलिटिक्स से साइड पे रहती है तो जाहिर है फिर ये प्रोपेगेंडा खत्म हो जाएगा। चौधरी साहब, मैं दोबारा इस तासुर की नफी करूंगा। बहुत गलत एक तासुर फैलाया जा रहा है कि एक आदमी अगर मेरिट पे और तकलीफें सहने के बाद निकलता है, आप उसको कहते हैं फलाना हो गया, टिमकाना हो गया। वो दोबारा मैं अर्ज करूंगा कि वो हमेशा से, जब से खान साहब के अकद में आई हैं, निकाह में आई हैं, उनका एक रिश्ता इज़्दिवाज, उसको भी अब काफी माशाल्लाह से टाइम हो गया है। आई थिंक 2018 इलेक्शन से पहले खान साहब से उनकी शादी हुई थी। तब से आज तक उन्हें कभी किसी सियासी उमूर में मुदाखलत नहीं की। हाँ, सिर्फ इतना है, मैं रेगुलर जेल जाता रहता हूँ और अभी तकरीबन महीने एक से तो मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि वो पाबंदियां हैं खान साहब पे, लेकिन मैंने उनको जेल के अंदर भी सिर्फ अपने केस की हद तक वकला से बात करते देखा है और किसी चीज में इंटरफेयर नहीं करते। तो सियासत में क्यों उनको रगेला जा रहा है जब वो एक खुद वो डिक्लेयर्ड उनकी पोजीशन है, वो घर में रहती हैं, वो सियासी उमूर में मुदाखलत नहीं करती। और खान साहब के जो पर्सनल मैटर्स हैं, उनके जो घर के इशूज है, उसमें जाहिर है जिस तरह कोई भी खातून इंटरफेयर करती है वो भी उनका ख्याल रखती है, लेकिन सियासी मामलात में जो है बुशरा साहब ने कभी इंटरफेयर नहीं किया। लेकिन अली साहब, मैं थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ करूंगा, इख्तलाफ की जसारत करूंगा, क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब की तैनाती जो थी, बुशरा बीबी साहब और वो बाकायदा डायरेक्शन देती थी पंजाब में, और फिर सोशल मीडिया की हैंडलिंग के लिए बहुत सारे क्लिप्स भी हैं और उनकी ऑडियो जो गुफ्तगू है वो भी रिलीज हुई थी, जिसके अंदर वो बाकायदा लोगों को कह रही थी कि आपने ये नैरेटिव लेना है। तो ये नहीं कहा जा सकता जब वो उस्मान बुज़दार साहब की तैनाती करवा रही है, सोशल मीडिया को हैंडल कर रही हैं, तो वो नॉन पॉलिटिकल थी। चौधरी साहब, आपको पता है मेरे पास पार्लिमानी उमूर थी और वज़राए कराम अक्सर बहुत बिजी रहते थे, तो 40-45 वजारतों, वजीरों, मशीरों का मुझे जवाब देना पड़ता था और पूरे पौने 4 साल दिया है। तो मुझे ज्यादा इन चीजों का इल्म नहीं है। मेरे नॉलेज में पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर के हर वजारत से मुतालिक चीजें आती हैं। कैबिनेट का मैं हिस्सा था, खान साहब से मुलाकात होती थी कैबिनेट मीटिंग्स में। कम से कम मेरे नॉलेज में बतौर वजीर उस वक्त जब ये सारा कुछ हो रहा था, आप कह रहे हैं कि हो रहा था, कोई चीज मेरे नॉलेज में नहीं आई और ना कभी हमने खान साहब से किसी चीज में उनका जिक्र सुना कि वो पॉलिटिकल मैटर्स में इंटरफेयर कर रही हैं। अब एक इंसान है, वो घर में रहता है, उसने कुछ ना कुछ रोल तो घरेलू जिंदगी में अदा करना है, लेकिन पॉलिटिक्स में ना कभी मीटिंग चेयर की, ना पॉलिटिक्स का उनका इरादा है, ना वो पब्लिक फिगर बाहर निकल के आई है। कि मैं हैरान हूं कि आज उनको इतने मुश्किल से उनको एक बेल मिली है, गलत केसों में उनको रखा गया, और अब जब उनको बेल मिल रही है तो अब उनको टार्निश करने की कोशिश की जा रही है, तो बहुत गलत बात है। अच्छा, एक चीज तो मैं इसका एतराफ करता हूं अली साहब के, वो खातून है, घरेलू खातून है और वो इमरान खान साहब की बेगम है, और बेगम की हैसियत से, फर्स्ट लेडी की हैसियत से, खातून होने की हैसियत से जो जो उनका हक है उनको मिलना चाहिए था, और वो बिला वजह इतनी मुश्किल जिंदगी गुजार रही है जेल के अंदर। मैं इस चीज से इत्तफाक करता हूं आपके साथ, लेकिन यहां पे कुछ सवाल पैदा होते हैं कि इससे पहले भी उनकी जमानतें हो चुकी हैं, और जब भी जमानत होती थी तो एक नए केस के अंदर उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाती थी और उनको रिटेन किया जाता था जेल के अंदर। लेकिन ये पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि उन्हें रिटेन नहीं किया जा रहा, उनके खिलाफ कोई नया केस नहीं बन रहा, तो इससे एक सवाल पैदा हो रहा है। ये तो ये सब आपको याद होगा, मेरे ख्याल में जुलाई का महीना था, मुझे एग्जैक्ट तारीख याद नहीं है, लेकिन जुलाई में था, कोई पता नहीं 8-9 तारीख की शायद, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर। लेकिन जो इद्दत वाला केस था, उसमें जब वो केस से रिलीफ मिला, अदालत ने हमारे हक में फैसला किया, खान साहब को भी और बुशरा साहबा को भी, तो बुशरा बीबी की भी उसमें रिहाई हुई। खान साहब तो जाहिर है कुछ और केसेस में भी गिरफ्तार थे, उनकी उन्होंने गैर अखलाकी, गैर कानूनी तौर पर खान साहब को रखा हुआ है,
गैर इंसानी तौर पे, तो उन पे तो दूसरे भी केसेस थे, लेकिन बुशरा बीबी पे कोई केस नहीं था। उनको उस दिन भी रिहा होना चाहिए था, खान साहब को भी जो है वो रिहा होना चाहिए, लेकिन उसके बाद उन पे ये दूसरा केस बना दिया गया। तो बनाने को तो बेशुमार केसेस बना सकते हैं, लेकिन है गलत केसेस। देखिए, हुकूमत रियासत के पास तो बहुत से टूल्स हैं। आप यहाँ से कोई पाकिस्तान के बॉर्डर पे कोई तुरबत में जाके कोई केस बना दें कि उधर जाके आपने बहन चोरी की है, तो कौन रोक सकता है? जिस तरह के केसेस बने, हमारे अपोजिशन लीडर जनाब उमर अयूब साहब, आपको पता है इनका एक बैकग्राउंड है, खानदानी आदमी है, उन पे मेरे ख्याल में कोई केस था कि शायद उन्होंने मोटरसाइकिल चोरी किया कि क्या किया। तो बनाने को हुकूमत क्या नहीं कर सकती, लेकिन देखें जेन्युइन चीज जेन्युइन होती है, और हक बात यह है कि उनको बेल मिली है, उनको अपने बच्चों और अपने घर के वापस जाने दें। नहीं, देखिए अली साहब, कोई शक नहीं, अगर उनको बेल मिली है, अदालत का हुक्म है, तो उन्हें इमीडिएटली रिहा होना चाहिए। मैं आपकी इस बात से इत्तफाक करता हूं, लेकिन जब अदलिया कमजोर थी और 26वीं तरमीम नहीं हुई थी, तो उस वक्त एक के बाद दूसरा केस बना दिया जाता था। अब तो 26वीं तरमीम हो गई है, रियासत या गवर्नमेंट ज्यादा मजबूत हो गई है। इस वक्त गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने क्यों एक नया केस नहीं बनाया? एक सवाल है आपके पास, छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अली साहब, ये दो ही चीजें हो सकती हैं कि या तो डेलिबरेटली गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है, वो समझ रही है कि इनको बाहर जाना चाहिए और आके पार्टी की क्यादत करनी चाहिए। दूसरा ये हो सकता है कि या गवर्नमेंट का दिल फिर गया है, वो ये समझती है कि खातून है, उनके साथ बड़ी ज्यादती है, उनको रिहा होना चाहिए, और जो जुल्म हमने करने थे वो कर लिए, या जुल्म कर करके थक गई है गवर्नमेंट और उन्होंने फैसला किया कि नहीं, अब इनको जाने दें। तो सिर्फ दो ही ऑप्शंस हो सकते हैं, इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन तो मुझे नजर नहीं आ रहा। तो क्या कहेंगे आप इस पे? गवर्नमेंट बदल गई है। चौधरी साहब, आप पुरानी आदत है, कभी कभी डंडी मार जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन ये है कि ना जो है कोई ऐसी डील की खुदा ना खास्ता बात है, वो घरेलू खातून है, कोई सियासत में उनका वो नहीं है इंटरेस्ट, ना कभी उन्होंने ऐसा कोई इंडिया, ना खान साहब ने इंडिया दिया है, बल्कि खान साहब ने हमेशा इन चीजों को डिस्करेज किया है, मौरूसी सियासत और इन चीजों को, तो उसका तो सवाल नहीं पैदा होता। दूसरा आपने क्या डील फलाना, तीसरा आपने का कोई तीसरी सूरत है ना जी। तीसरी सूरत यह है कि मजीद कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक आप एक पर्दादार घरेलू खातून को मजीद अंदर नहीं रख सकते। कोई नया इल्जाम आपके पास अब नहीं है, जितने केसेस थे उसमें उनको रिलीफ कानून के मुताबिक अल्लाह के करम से मिल गया, हालांकि वक्त लगा है। तो तीसरा ऑप्शन ये है कि वो मेरिट पे बाहर आ रही। ठीक, अच्छा ये फरमाइए सर, अगर वो सियासी एक्टिविटीज करती हैं तो आपको कोई एतराज नहीं होगा? आप समझें कि हर एक का हक है कि वो सियासी सरगर्मियों में अपने आप को मुलव्वस करे, इन्वॉल्व करे, वो पार्टी की क्यादत करे, वो जलसे करे, जुलूस निकाले, या वो जो इजलास है पार्टी के उसके अंदर शिरकत करे, तो आपको कोई एतराज नहीं होगा फिर? ऐसा पत्नी आप किधर से दूर की कोड़ी ला रहे हैं, तो घर जाने दें। मेरे ख्याल में कल होपफुली रोबोकार जारी हो जाएगा और शील गो होम, और बाकी जो मामलात हैं पार्टी लीडरशिप, इस वक्त खान साहब ने इनको जिम्मेदारियां दी हैं। हम तो जितने भी हमारे इस वक्त ओहदेदार हैं वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है मुश्किल हालात हैं, चाहे सलमान राजा साहब हों, आप ही देखिए कि एक सीनियर लॉयर हैं, बहुत काबिल आदमी है, लेकिन बड़ा मुश्किल टास्क उनको जो है तफवीज किया गया है खान साहब की तरफ से, तो बड़ा चैलेंज है। फिर बैरिस्टर गौहर आप देखें कि उनका पीटीआई में कोई इतना बड़ा बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन आप ये देखिए कि खान साहब ने उनको अपॉर्चुनिटी दी, बिल्कुल पॉलिटिकली अननोन फेसेस, अननोन इस लिहाज से कि वकालत में बड़े नाम थे लेकिन पॉलिटिक्स में तो वो लेवल नहीं था। तहरीक इंसाफ में ये सलाहियत है कि ये अननोन लोगों को लेके, और हम सब उनको रिस्पेक्ट दी है, हम सबसे जूनियर हैं, उम्र में सीनियर होंगे लेकिन पॉलिटिक्स में हमसे, हमारी जमात में 10-10, 15-15, 20-20 साल जूनियर हैं, हमने रिस्पेक्ट दी है और हमने उनको सपोर्ट किया। और आप देखें कि पार्टी अच्छे अंदाज में चल रही है। देखें, आइडियल मैं नहीं कहता, आप कह सकते हैं कि एहतजाज उस तरह से नहीं हो रहा फलाना, लेकिन जितना पॉसिबल है वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ तक भाभी की, बुशरा साहबा की बात है, मैं समझता हूँ उनको पर्दादार खातून इन चीजों में ना रगेदा जाए, और आई थिंक शी शुड बी अलाउड टू गो होम एंड मीट हर फैमिली, अपने बच्चों से वो मिलें, और बड़े अरसे बाद बनी गाला दोबारा आबाद हो। तो जब भी देखते हैं वो पुरानी चीजें याद आती हैं, जब खान साहब की मीटिंग होती थी, और वो सारी पुरानी लीडरशिप तो आधे से ज्यादा चली गई, लेकिन खान साहब तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ पुराने उनको डाई हार्ड्स हैं, कुछ इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे मैदान में।
कुछ बतौर एहतियात अंडरग्राउंड है, कुछ मुल्क से बाहर है मजबूरी में, जैसे कासिम सूरी साहब हैं, मुराद सईद साहब को भी इशूज हैं सिक्योरिटी रिलेटेड, और जिस तरह की और लीडरशिप है उनको बाहर जाना पड़ा है। लेकिन इंशाल्लाह जैसी चीजें डीएस्केलेट होती हैं, चीजें नॉर्मलाइज होती हैं, और तरीके से मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, क्या हमारा हक नहीं है हम पॉलिटिक्स करें? क्या हमारा हक नहीं है नौजवानों को आप वापस मेन फ्रेम में आने दें? क्यों लोगों को दीवार से लगा रहे हैं? क्यों लोगों को जो है उस हद तक लेके जा रहे हैं कि फिर वो कहीं और चले जाएं? तो तरीके इंसाफ एजुकेटेड लड़के लड़कियों की जमात है, और ये पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों की, जो आप उनको दहशतगर्द कहते हैं बेजल दहशतगर्द है। अगर एक पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार कोई सोशल मीडिया पर कर रहा है, दहशतगर्द हो गया। इस इशू से हटके एक दूसरे इशू की तरफ आते हैं कि आज पार्टी ने 4 नए MNAs को भी नोटिस जारी कर दिया, जिसके अंदर जैन कुरैशी साहब हैं, रियाज फतेह अहमद साहब हैं, मिकदाद अली खान साहब हैं, ब्रिगेडियर असलम घुम्मन साहब हैं। अब जैन कुरैशी साहब को नोटिस जारी कर रहे हैं, और ये आपके जो डिप्टी चेयरमैन हैं उनके साहबजादे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको फिर अपने डिप्टी चेयरमैन के ऊपर भी एतराज है, ये आप समझते हैं कि ये किसी और के साथ मिल गए हैं और अब ये हमारे साथ नहीं रहे? जो साहब ये वही प्रैक्टिस है जो हो रही है। बाकी जैन साहब का अपना एक मामला है, वो अल्लाह ना करे जो चीजें उनके सामने उनसे मंसूब की जा रही है वो ऐसा हो, लेकिन वो एक MNA है, बेटे बेशक शाह साहब के हैं, लेकिन शाह साहब एक दूसरा एक 1.5 साल से वो खान साहब से कुछ दिन उनके कम है। मुझे याद पड़ता है खान साहब को शायद 5 अगस्त था पिछले साल, और कुरैशी साहब का कोई मिड अगस्त था, उनकी गिरफ्तारी हो गई। वो जेल में पड़ा हुआ आदमी, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, वो खड़ा हो गया, वो स्टैंड ले गया। अब उसको क्यों टार्निश किया जा रहा है? वो जेल में बैठ के क्या अपने बेटे को ये कहेगा कि मेरी सियासत खत्म कर दो, फलाना कर दो, डील क्यों करेगा? उस खान शाह साहब को इससे क्या फायदा है? शाह साहब की तो सियासत खुदा ना खास्ता खत्म हो जाएगी। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने इन सारी लीडरशिप को बड़ी नजदीक से देखा है। मैं इनके अरसा तो मेरा भी हो गया जमात में, और मैं बनी गाला तकरीबन हर मीटिंग्स में जब तहरीक का हिस्सा रहे हैं देखता था। शाह साहब ने हमेशा पार्टी के साथ चले, उन पर बड़े बड़े इल्जाम लगते थे। वो जमाना था जब जहांगीर तरीन साहब का एक ग्रुप होता था, या उनका भी एक दौर था काबिल एहतराम है, लेकिन अब पार्टी से चले गए। शाह साहब पे इल्जाम होता था कि पार्टी के साथ नहीं, फलाना नहीं है। उसने आदमी ने साबित किया जेल में खड़े होकर, उसने एक साबिक 2 दफा के वजीर खारजा को क्या जरूरत है कि वो अपने आप को जो है इस तरह से वो तकलीफ में डाले? तो उनको नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ज़हूर कुरैशी साहब जिन्होंने वोट दिया पार्टी के मंशा के खिलाफ, वो शाह महमूद कुरैशी साहब के भांजे हैं। जैन कुरैशी साहब गायब रहे, आपके साथ राब्ते में रहे, वो शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब का खानदान जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ अब नहीं है। इनकी देखें, थोड़ा सा मुझे नहीं पता कितना टाइम है आपके पास, देखें उनकी बेटी है, और मैं समझता हूँ कि बेटी का हक अदा किया है। सर चंद सेकंड रह गए, बेटी का हक अदा किया है उन्होंने, वो खड़ी है अपने वालिद के साथ। और अभी जैन साहब का मामला क्लियर होगा। हाँ, उसने उनके जो भांजे हैं दूसरे, उन्होंने ज़हूर साहब उन्होंने ज्यादती की है। वो पिछले टर्म में भी हमारे साथ, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था कि क्यों उनको उस तरफ जाना पड़ा। लेकिन मेरे ख्याल में जैन साहब को जो शो कॉज मिला है उसका वो जवाब देंगे। देखते हैं उसका क्या रिजल्ट मिलता है। अल्लाह ना करे वो इल्जामात सही हो, लेकिन उसको फिर सारा नथी कर देना शाह महमूद कुरैशी साहब से, जो खुद अभी जेल में पड़े हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनकी कुर्बानियों से इंसाफ नहीं होगा कि कोई उनको इसमें रगेदे और शाह साहब की कुर्बानी को क्वेश्चनेबल करे। ठीक हो अली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़ासत अल्लाह ताला आप और लेहाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।